हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को आज चैप्टर 3 के बारे में बताऊंगी जो है कांस्य युगीन सभ्यताएं द्वितीय। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 3 है ये। इकाई की रूपरेखा क्या है पहले हम ये जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें चैप्टर में प्रस्तावना है, फिर शहरीकरण के बारे में जानेंगे, फिर व्यापार की क्या भूमिका रही उस समय पर, फिर अभिव्यक्ति के क्या साधन थे, फिर कांस्य युगीन समाजों की सामाजिक संरचना किस प्रकार थी, और उसके बाद हम इन सब का सारांश जान लेंगे, मतलब कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले जानते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, कांस्य युग में सदियों के जनजातीय जीवन के बाद अब शहरी जीवन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संस्थाओं में नए विकास देखते हैं। इस इकाई में आपको कांस्य युगीन सभ्यताओं में शहरीकरण की प्रक्रिया और व्यापार के महत्व से परिचित कराया जाएगा। तो मतलब अगर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो वो क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकता है कि कांस्य युगीन सभ्यताओं में शहरीकरण की प्रक्रिया और व्यापार के महत्व को समझाइए या बताइए या इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, और अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों और कांस्य युग में विकसित सामाजिक संरचना के रूप के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में हम इन विकासों के एक व्यापक सर्वेक्षण के माध्यम से आप यानी कि हम लोग इस विश्व की आरंभिक सभ्यताओं में प्रमुख विकासों को समझने में सक्षम हो जाएंगे कि कैसे कैसे विकास हुआ। सबसे पहले हम जानते हैं शहरीकरण के बारे में। आमतौर पर चर्चित 4 सभ्यताओं का विकास किसी नदी के किनारे या घाटी में होता है। इन नदियों से अलग अलग तरीकों से सिंचाई होती है और खेती में मदद मिलती है, जैसे कि नील नदी में बाढ़ आती है, यूफ्रेटस में छोटी छोटी नहरों और गड्ढों में पहुंचने वाले पानी का उपयोग किया जाता है। दक्षिण एशिया तथा चीन जैसे देशों में भूमिगत जल से सिंचाई होती है। आप अगर जैसे वीडियो नहीं देख रहे हैं, ये वाली जो मैं बता रही हूँ, तो आप इसको कान में लीड लगा के, ब्लूटूथ लगा के, कुछ भी लगा के एक्सरसाइज आप सुन सकते हैं। अपने पेपर देने जा रहे हैं तो अगर चैप्टर आपको आता है तो आप आंसर बना बना के कर सकते हैं, और लास्ट में जो इसके क्वेश्चन आंसर होंगे वो तो मैं आपको लिख कर दूंगी। हर एक घाटी में कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां लोग जाकर बसते हैं। ठीक है, शहरीकरण तभी संभव होता है जब खेत में इतनी उपज होती है कि वह शहर में रहने वाले लोगों का भी पेट भर सके, क्योंकि इसमें लोग घनी बस्तियों में रहते हैं, वे छितराए या बिखरे हुए नहीं होते। इसलिए जहां शहर का विकास होता है वहाँ की ज़मीन में अधिक से अधिक लोगों को प्रति इकाई क्षेत्र के हिसाब से सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा इसके लिए परिवहन व्यवस्था भी विकसित और मजबूत होनी चाहिए ताकि भारी मात्रा में शहर के लोगों के लिए खेत से अनाज लाया जा सके। मिस्र में नील नदी आवागमन का प्रमुख जरिया था। हवा के बहाव और नदी की धार का इसमें उपयोग किया जाता था। मेसोपोटामिया में भी यूफ्रेटस परिवहन का प्रमुख जरिया थी, और नगर मंदिरों के पास ढेर सारे नाव खेने वाले मल्लाह होते थे। ठीक है, सिंधु नदी में भी नावें चलती थी, परंतु मेसोपोटामिया की तरह यहाँ भी पहिए की गाड़ी का प्रमाण मिलता है। सामान ढोने के लिए जानवरों का भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया में गधे और भारत में बैल का उपयोग किया जाता था। ठीक है, मेसोपोटामिया में गधे का, मतलब मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों में गधे का। शहर के विकास के लिए कुछ भी अपरिहार्य नहीं है। नगर जीवन और लोगों का एक जगह बसना तभी संभव होता है जब कई लोग अलग अलग गैर खाद्यान्न उत्पादक रोजगारों जैसे धातु कर्म, मुहर, नक्काशी, प्रशासन, मंदिर सेवा, व्यापार आदि में लगे होते हैं। जब रोजगार वगैरह होगा तभी लोग बसेंगे, है ना। लोगों के स्थानिक रूप से इकट्ठे रहने से इसी प्रकार के कार्यकलापों से फायदा होता है, कृषि को फायदा नहीं होता। कांस्य युग में जीवन निर्वाह के लिए जरूरी वस्तुओं के अतिरिक्त उनके अलावा अन्य वस्तुओं के उत्पादक ज्यादातर शासकों और मंदिरों पर आश्रित होते थे। श्रम न करने वाला शासकीय संभ्रांत वर्ग केवल कानून और व्यवस्था की देखरेख नहीं करता, बल्कि वह एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा भी तैयार करता है जिसमें श्रम विभाजन,
को नियंत्रित किया जा सकता है। शासकीय संभ्रांत वर्ग जनता के श्रम का उपयोग करता है। इस प्रकार के एक बड़े प्रशासनिक और नियंत्रक ढांचे के लिए लिखने पढ़ने और कैलेंडर की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार के समाज में विशेषज्ञ पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए मुहरों को काटने वाले विशेषज्ञ के लिए पत्थर और कांसे के औजारों की आपूर्ति और उसकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं जैसे मिट्टी के बर्तन या अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांव की अपेक्षा शहर ज़्यादा घने और बड़े क्षेत्रों में बसे हुए होते हैं, जबकि गांव उन्हें ईंधन और भोजन मुहैया कराते थे। ग्रामीण समुदाय या कबीले से यह बिल्कुल अलग सामाजिक इकाई थी। लोग एक दूसरे से परिवार या नातेदारी या कुल के आधार पर नहीं जुड़े होते थे, जैसा कि कबीलाई समाज में होता है। न ही किसी ग्रामीण समुदाय के समान रीति रिवाज, परंपरा और आस्थाओं के आधार पर इनके बीच कोई संबंध होता है। कुछ हद तक सामुदायिक संबंध जरूर मौजूद होगा, परंतु ये शहरी समाज की विशेषता नहीं थी। परंतु ये एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता और कार्यात्मक पूरकता यानी कार्य और पेशेवर जरूरतों के लिए आश्रित थे। समाज में जैसे जैसे विशेषज्ञता बढ़ती गई, वैसे वैसे व्यक्ति खुद में सिमटता चला गया। सामुदायिक संबंध कम होते चले गए और एक ऐसा व्यापक कुनबे से ऊपर संगठन बना जिसमें सब लोग एक दूसरे पर आश्रित थे। एक शहर मात्र कई कबीलों या कुलों की सीमित इकाई नहीं होती थी, बल्कि शहर की जनसंख्या कुछ नियंत्रणों और समन्वयों के आधार पर एक दूसरे के साथ बंधी होती थी। इसलिए शहरों के उदय और राज्यों या संभ्रांतों द्वारा शासित समाजों के उदय के बीच एक सीधा संबंध बनता है। वास्तव में सामाजिक रूपांतरण में शासक वर्ग की केंद्रीय भूमिका होती है। इसी कारण प्राय शहरों और राज्यों के उदय के साथ ही लेखन कला का भी विकास हुआ। हमने जिन क्षेत्रों की चर्चा की है उसमें सुमेर सबसे ज़्यादा शहरीकृत था। मेसोपोटामियाई कला और साहित्य का स्वरूप मूलतः शहरी था। मंदिर और महल सार्वजनिक जीवन के प्रमुख केंद्र थे। इनका स्थापत्य प्रभावशाली और दिव्य था और हिसाब किताब रखने की इनके पास एक अच्छी खासी व्यवस्था थी। ये शहरी संस्थाएं थी। यहाँ बेलनाकार मुहर पर की जाने वाली नक्काशी एक बेहतरीन शिल्प का उदाहरण है, जो निश्चित रूप से शहरों के जीवन से संबंध है। इन मुहरों को ताजा लिखी मिट्टी के परत पर घुमाया जाता था या फिर किसी चीज, गट्ठर या बर्तन को बंद करने के लिए या मुहर बंद करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। शहरों का लेन देन अवैयक्तिक होता था और जिन लोगों के बीच लेन देन होता था वे अधिकांशतः एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। इसलिए संदेशों, दस्तावेजों और सामान भेजे जाने वाले गट्ठरों पर इस प्रकार की मुहर लगाना अनिवार्य था। देख लो किस प्रकार के सिक्के थे, ठीक है, और कैसे क्या जो भी था देख लो। वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड आउट कर लेना। मैं चैप्टर की लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं और मैंने बता दिया स्टार्टिंग में कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आशा करती हूँ उस क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ के तो ये बहुत ही लंबा है। व्यापार की भूमिका, एक बार मतलब व्यापार की भूमिका थोड़ा सा रीड आउट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब सारा अगर मैं रीड करके बताने लग जाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। और हाँ, मैं लास्ट में मतलब पेपर से पहले सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स, किस प्रकार से पेपर अटैम्प्ट करना है, सब कुछ। आप एक बारी जिनके पास बच्चों के पास बुक नहीं है वो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ के अपना काम चला सकते हैं फ़िलहाल, ठीक है। सामाजिक संरचना किस प्रकार थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप जरूर रीड कर लेना थोड़ा सा ताकि कुछ लिख पाओ। वैसे तो मैं आंसर्स बताऊंगी ही, बट फिर भी एक बार ही देख लेना। और हमारी वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगती हो तो लाइक कर देना। देखो इतना लंबा चैप्टर है, चलो हम इसका सारांश देख लेते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ चुके हैं। मतलब जब आप पढ़ लोगे तो इसमें क्या पढ़ चुके होगे वो देख लो।
मिस्र, मेसोपोटामिया और दक्षिण एशिया यानी भारत, पाकिस्तान और चीन के कांस्य युगीन समाजों पर एक संक्षिप्त नज़र डालिए इस चैप्टर में। ठीक है, वे न केवल उन ऐतिहासिक रूपांतरणों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, बल्कि इसलिए भी कि कुछ हद तक उनके संबंधित क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराओं की जड़ें कांस्य युग में निहित हैं। इस इकाई में हमने, जब आप पढ़ लोगे, तो कांस्य युग की सभ्यताओं में शहरीकरण की प्रक्रिया और व्यापार की भूमिका, ठीक है, और समाज की संरचना है, उसके बारे में 3 क्वेश्चन, तो मतलब इसमें से 3 क्वेश्चन ही बनेगा, मतलब ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से रेडी कर लोगे तो बाहर से आएगा ही नहीं। ठीक है, और टोटल पेपर में हमें कितने अटैम्प्ट करने होते हैं? 5, तो ईजिली हो जाएगा। बाकी ये 4 क्वेश्चन है, मैं बता दूंगी। 4 क्वेश्चंस की जगह मैं अगर वो जो क्वेश्चंस उसमें दे रखा है ना, ये जो मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं वो करवा दूंगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे।